हाँ वैसे भी बन जाएगा, केमिस्ट्री वाला जो है पहले उससे भी बन जाएगा, हाँ, बिना फॉर्मूला का भी बन जाएगा। हैं? तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ चार्जेस। तो पहले टाइप्स ऑफ चार्जेस का कुछ पहले प्रॉपर्टीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद उसके ऊपर क्वेश्चन बनाएंगे। तो पहले चार्ज का हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े थे ना उस दिन, दो प्रॉपर्टी था, है ना। तो उसके बारे हम ये नहीं लिखवाए थे, उसको डिफाइन नहीं किए थे, एक बार डिफाइन कर देते उसको ठीक से। तो पहला जो प्रॉपर्टी होगा टाइप्स ऑफ चार्जेस में, हम क्या बताए थे कि एक पॉजिटिव चार्ज होता है ना और एक नेगेटिव होता है। पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टुवर्ड्स जाता है और नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अवे जाता है। इसका यूज़ होगा कुछ दिन में ही, इसका यूज़ होगा ये वाला जो बता रहे हैं। पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड समझ रही हो तुम? हाँ हाँ, तो अवे तो दिखाएं, और नेगेटिव में टुवर्ड्स, ठीक। ज़्यादा धूप लग गया लगता है। तो अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, एक बार ये लिखने के लिए आया था, तुम ही लोग का एग्जाम में आता है ये सब के बारे में लिखने की, प्रॉपर्टी बताइए चार्ज का, है? नहीं, इसमें ये जो सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर होता है ना, उसमें ऐसा कभी नहीं आता है कि प्रॉपर्टीज़ बताइए चार्ज का। अभी कोई जीवन में ऐसा नहीं आएगा क्वेश्चन, लेकिन तुम लोग का ये आता है इसीलिए लिखवाना पड़ रहा है। पहला एडिटिविटी के बारे में बताए थे ना, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, नेचर ऑफ चार्ज। उस दिन थोड़ा हड़बड़ी में हम लोग निकल लिए थे इससे। एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, एडिटिव नेचर क्या बताता है चार्ज का? पहले ये इसको हम लोग बोलते हैं द नंबर ऑफ चार्जेस, द नंबर ऑफ चार्जेस इन अ सिस्टम, द नंबर ऑफ चार्जेस इन अ सिस्टम is added इंडिविजुअली। इंडिविजुअल समझती हो? इंडिविजुअल मतलब जैसे जैसे मान लो तुम लोग अभी 5 लोग बैठे हुए हो, तो पहले तुमको जोड़ेंगे, उसको जोड़ेंगे, एक उसको ऐसे करके एक एक करके गिनेंगे, 1 2 3 ऐसे गिनेंगे, है ना। इंडिविजुअली ऐड करेंगे। तो उसका फॉर्मूला हम लिखवाए थे तुम लोग को, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट 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 Qn तक जाएगा, n नंबर ऑफ चार्जेस तक जाएगा, ठीक। मतलब ऐड करना है सिंपल चार्ज को। जैसे अब एक और सिस्टम आता है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है? आइसोलेटेड का मतलब अकेले, तन्हा, ब्रेकअप, किसी के साथ तो नहीं रहना चाहता है, उसको बोलते हैं ना आइसोलेटेड। जैसे बोलते हैं ना, अरे वो आइसोलेशन वार्ड में है। आइसोलेशन वार्ड में मतलब क्या, किसी से नहीं मिल सकता है, आइसोलेट हो गया। तो वैसा ही रहता है एक आइसोलेटेड चार्ज, आइसोलेटेड सिस्टम बोलो, चार्ज नहीं, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है कि जैसे मान लो मेरे पास एक यहाँ पर एक बॉक्स है और उस बॉक्स में ढेर सारा चार्ज है, Q1 Q2 Q3 Q4। तो इसको अगल बगल से कोई मतलब नहीं रहेगा, मतलब इसके बगल में नेगेटिव चार्जेस है या इसके बगल में पॉजिटिव चार्ज है, उसको उससे कोई लेना देना नहीं रहेगा। ये आपस में ये लोग इंटरेक्ट करेगा, लेकिन बाहर का सिस्टम से कोई मतलब नहीं रहेगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। और इसमें भी वही करना है काम, इसमें भी वही होगा। क्या होगा, इन 1 2 3 4 चार्ज है ना, तो ये लोग चारों को जोड़ देना है। काम इसमें भी वही एडिशन वाला करना है, बस फर्क क्या है कि आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड का मतलब बाहर वाले से कोई मतलब नहीं। और ये जो बता रहे हैं ये वाला Q1 प्लस Q2, ये तो सबके लिए लगेगा। इसमें भी तो वही हो रहा है ना, आइसोलेटेड वाला में, आइसोलेटेड वाला में भी चार्ज को जोड़ रहे हैं और ऐसे जो रहेगा उसमें भी इंडिविजुअली जोड़ रहे हैं। डिफरेंस यही है ना कि आइसोलेटेड वाले सिस्टम को बाहर से इंट्रैक्शंस नहीं होगा। यहाँ लिख देते हैं नो इंट्रैक्शन फ्रॉम सराउंडिंग, हाँ बाहर के चार्जेस से, नो इंट्रैक्शन फ्रॉम सराउंडिंग। सराउंडिंग मतलब सराउंडिंग में जो चार्ज है उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो उसको आइसोलेटेड सिस्टम बोलेंगे। और आइसोलेटेड सिस्टम में भी हम लोग वही कर रहे हैं। Q नेट, नेट समझती हो ना, मतलब टोटल। Q नेट इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2, कितना है टोटल? 4 है ना, Q3 प्लस Q4 ऐसे जोड़ दोगी। और इसमें भी वही कर रहे हैं, लेकिन हाँ ऐसा हो सकता है कि जैसे मान लो इस वाले के बारे में बता रहे हैं, जो ऐसे हम लोग बोलते हैं जो चार्ज जैसे रहता है इंट्रैक्शन वाला। जैसे मान लो ये एक सिस्टम है और ये आइसोलेटेड नहीं है, ये सिस्टम आइसोलेटेड नहीं है, तो यहाँ पर मान लो एक चार्ज रहेगा जो कि पॉजिटिव है, तो अगर बाहर कोई नेगेटिव आया तो बिजी हो जाएगा उसके साथ ये, समझ रही हो ना? हाँ। अब जैसे यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है मान लो, प्लस मान लो Q3, तो यहाँ पर एक आ गया प्लस Q4, तो ये उससे रिपेल हो जाएगा, रिपेल होके यहाँ पर आ जाएगा।
ये तुमको समझ में आ रहा है क्या बताएं अभी हम? Q3 यहाँ पर था, ये वाला Q3 जो था वो यहाँ पर था, इसका नेचर कैसा है? पॉजिटिव। तो और बाहर में भी पॉजिटिव, तो बाहर में पॉजिटिव था इसलिए भाग के ये दूर आ गया है। अब देखो ये पॉजिटिव था लेकिन इसके बाहर में कौन था? नेगेटिव। तो ये लोग दोनों के बीच में क्या हो गया? इंटरेक्शन। देखो इसलिए ये दूर नहीं भाग रहा है। ये तो समझ में आ रहा होगा ना? हाँ। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, आया है प्रीवियस ईयर में, वही वाला क्वेश्चन करवाएंगे इसी वाले फॉर्मूला के बेसिस पे। Q इज इक्वल्स टू एन ई प्लस माइनस एन ई, आई मीन प्लस माइनस एन ई। बहुत लोग एन ई भी लिखता है, एन ई भी चलेगा हाँ, लेकिन अंडरस्टूड होना चाहिए कि पॉजिटिव भी हो सकता है चार्ज, नेगेटिव भी हो सकता है। जल्दी से लिख लो। सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, सेकंड प्रॉपर्टी कल भी लिखवाए थे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब कि चार्ज को हम लोग काउंट करते हैं। जैसे तुम लोग हो, इंसान को जैसे हम लोग काउंट करते हैं, 1 2 3 4 आदमी, 5 आदमी, 6 आदमी, 2.5 आदमी, 1.5 आदमी, है ना? ऐसे तो नहीं बोलते ना भाई कहीं पर, जय जय बोला रूम में ना थोड़ा पानी दे दीजिएगा, वहाँ पर 2.5 आदमी बैठा हुआ है, ऐसा तो नहीं होता ना, फिक्स्ड होता है नंबर। वैसे ही चार्ज भी होता है। क्या बोल रही हो? तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? द नंबर ऑफ चार्जेस आर ऑलवेज, हमेशा, कोई डाउट नहीं है, हमेशा डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब, डिस्क्रीट का मतलब वही काउंटेबल, एंड नॉट कंटिन्यूअस। क्या क्या लिख रहा है ये आदमी? डिस्क्रीट का मतलब होता है ना, डिस्क्रीट का मतलब जिसको तुम काउंट कर सकती हो। कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि गिन लो, 1.5 2.5 2 3 ऐसे कर लो। तो कंटिन्यूअस नहीं होता है चार्ज, डिस्क्रीट होता है, मतलब उसको हम लोग काउंट करते हैं, 1 2 3 4 ऐसे गिनते हैं। समझ रही हो ना? तो यहाँ पर वही उसी बेसिस पे फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पर, Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई। किसमें? नहीं नहीं, तो पीछे दूसरा चीज़ पढ़ा रहे थे ना यार, पीछे पढ़ा रहे थे कि चार्ज को हम लोग ऐड करते हैं, ऐड करते हैं चार्ज को। और यहाँ पर बोल रहे हैं कि ऐड कैसे करते हैं। तो एडिशन का तो मतलब होता है ना कि 1/2 और 1/2 ऐड हो सकता है, बताओ? 1/2 और 1/2 हाँ ऐड होगा, लेकिन वही इसमें बता रहे हैं ना कि 1/2 1/2 ऐड नहीं होगा, 1 + 2 + 3 ऐसे एडिशन करना है। समझ रही हो ना? नहीं समझी? पीछे ये बता रहे थे कि चार्ज ऐड होता है, तो तुम समझ गए कि हाँ चार्ज को ऐड करना है। कैसे ऐड होता है? देखो यहाँ पर अगर इसको क्लियरली मैथमेटिकली लिखा जाए ना, एनसीईआरटी में भी हर बुक में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि द नंबर ऑफ चार्जेस, एकदम क्लियर कट, नंबर ऑफ चार्जेस आर ऑलवेज इंटीग्रल, इंटीग्रल नहीं इंटीग्रल, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। एकदम क्लियर कट। क्या लिखा है? नंबर ऑफ चार्जेस जो होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है ई का। अरे मतलब भैया यहाँ पर जो n होगा ये एक इंटीजर होगा। इंटीजर का मतलब एग्जांपल इंटीजर का दो। हाँ ठीक है, 0 तो वो इंटीजर्स होता है। इंटीजर्स 1.5 2.5 मतलब फ्रैक्शन नहीं होता इंटीजर्स। तो यानी कि यहाँ पर जो n डालोगी, n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ चार्जेस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन मत, नंबर ऑफ चार्जेस। क्लियर? तो ये n का वैल्यू क्या क्या हो सकता है यहाँ लिख देते हैं फिर से एक बार, 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। ठीक है, अभी ये प्रॉपर्टी समझ में आया होगा, Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन का मतलब। अब इसी के ऊपर इस वाले ये सब 12th का सबसे पहला फॉर्मूला कल से बता रहे हैं क्या, ये सबसे पहला फॉर्मूला से तुम, और बहुत आसान भी दिख रहा है। अब देखना क्या होगा थोड़ा देर में। हालांकि ये इंपॉर्टेंट भी है, आगे फिर चैप्टर्स में यूज़ होगा। जो भी फॉर्मूला इस चैप्टर में तुम पढ़ोगी वो आगे आने वाले जितना चैप्टर्स है सब में यूज़ होते रहेगा। भाई ये समझ में आया? क्वांटाइज्ड, क्वांटाइज्ड के लिए ना एनसीईआरटी एक वर्ड भी लिखा है एकदम जोरदार, क्वांटा। क्वांटा, क्वांटा मतलब वही कि उसको तुम 1.5 2.5 नहीं बोल सकती हो, सबका मतलब वही है यहाँ पर। ये टर्म का ही मतलब है, क्वांटाइजेशन का ही मतलब है कि तुम उसको काउंट करोगे। अच्छा एक और बात जीवन में सोचिए कि कौन क्वांटाइज्ड नहीं होगा। जैसे ये मार्कर क्वांटाइज्ड है क्या? ये मार्कर क्वांटाइज्ड है? हाँ, 1 मार्कर, 2 मार्कर, 2.5 मार्कर्स, ऐसे थोड़ी होता है यार। 1 2 3 4 ऐसे होता है ना। 4 मार्कर दीजिए भैया, 5 मार्कर दीजिए भैया, दीदी भी हो सकती है। ठीक है, तो ये मार्कर क्वांटाइज है। तो ऐसा क्या चीज़ है, तुम लोग इसके बारे में पढ़ भी चुकी हो, कल ही पढ़ी हो, ऐसा क्या चीज़ है जो क्वांटाइज नहीं है? हैं?
कुछ कुछ ऐसा चीज जिसका चार्ज से रिलेशन हो भाई, और एकदम जोरदार रिश्ता हो, एकदम खतरनाक वाला। तुम लोग कहीं और सोचने लगे। इलेक्ट्रॉन ही तो चार्ज है, बेवकूफ आदमी। इलेक्ट्रॉन ही तो चार्ज है, नहीं मालूम? अरे मास, चार्ज तो क्वांटाइज है ना। मास, जो मास समझती हो ना, मास का मतलब वजन। सादिया को देख के पता चलता होगा तुमको, नहीं साफिया को देख के, मतलब साफिया को देख के। मास, मास क्वांटाइज नहीं है। अगर कल साफिया 76.5 kg थी, तो हो सकता है कि आज 77 हो गई होगी। तो इसको हम लोग 76.5, मतलब ये 1.5 वाला चीज भी तो इसमें आ जा रहा है ना। बोलते हैं ना 76.5 kg, तो इसको 0.5 इसमें ले रहे हैं, मतलब ये क्वांटाइज नहीं है। कौन नहीं है क्वांटाइज्ड? मास। लेकिन चार्ज के साथ वैसा नहीं कर रहे हैं। चार्ज को हम लोग 1 2 3 10 चार्ज, जैसे अभी हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे अभी थोड़ा देर पहले, उसमें तुम लोग बोल रहे थे ना सर 10 है उसमें। जैसे अरे एटॉमिक नंबर सबसे अच्छा एग्जांपल, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर 1 से स्टार्ट, 0 से नहीं, 1 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है? 118 तक। कोई ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 1.5 है? हाइड्रोजन के बाद कौन आता है? हीलियम। उसके बीच में कोई आता है क्या? 1.5 वाला नहीं आता है ना। यही चीज तो क्लियर कट बता रहा है यार, हैं? अरे भैया एटॉमिक नंबर और मास अलग अलग चीज है ना। और उस, अच्छा जो एलिमेंट होता है उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स से रिप्रेजेंट कर, भिखारी लोग है, भिखारी लोग यहाँ देखो, एलिमेंट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स से। नीचे में क्या लिखते हैं? हाँ एटॉमिक नंबर। और ऊपर में क्या लिखते हैं? ए का मतलब? गलत, गलत। ये एटॉमिक मास नहीं है। एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास एक ही चीज होता है बेवकूफ आदमी। वो केमिस्ट्री में। चलो चलो सुनो सुनो सुनो, बताओ बताओ बताओ, ये ए का मतलब क्या है? कौन बताएगा? ए का मतलब देखो, इसको नीट पढ़ेगी, नीट के लिए। ए फॉर एप्पल। ए का मतलब पूछ रहे थे, उसको मजाक सूझ रहा है। ए फॉर एप्पल, ये नीट का तैयारी करेगी, सोच लो। गलत गलत, गलती। अब बोलोगे सर वही तो होता है, सर मास नंबर और एटॉमिक मास तो एक ही होता है। हाँ है? वही ना बोलोगी, सर एक ही होता है। अरे अलग अलग होता है बेवकूफ लोग, अलग अलग होता है। मास नंबर और एटॉमिक मास में जमीन आसमान का तो अंतर नहीं है, लेकिन अंतर बहुत है। क्या अंतर होता है बताओ? हाँ, अरे वेरी गुड, एकदम करेक्ट, गुड, वेरी गुड। एकदम चॉकलेट देने वाला बात की है, लेकिन चॉकलेट का हम प्रस्ताव नहीं रखे, एकदम सही, वेरी गुड। जो मास नंबर होता है वो नंबर होता है, संख्या। यहां पर हम लोग संख्या लिखते हैं, और ये मास नंबर का कोई यूनिट नहीं होता है, नो ऐसा यूनिट। जैसे हम अगर तुमसे पूछें, मैडम अगर तुमसे हम पूछें कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है, तो क्या बोलोगी? तो कहां लिखोगी? 17 नीचे में। और अगर तुमसे हम पूछेंगे क्लोरीन का मास नंबर, तो क्या बोलोगी? मास नंबर कितना नहीं याद है? चलो कोई नहीं, क्लोरीन का हटा देते, कोई और लेते। चलो ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और मास नंबर कितना होता है? 16 होता है। तो यहां पर 16 ग्राम लिख रही हो क्या? ग्राम लिख रही हो क्या? नहीं ना, यहां तो तुम एक नंबर लिख रही हो ना, इसीलिए ये ए का मतलब क्या है? मास नंबर। और जो एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास समझ रही हो ना? अगर पूछेंगे कि एटॉमिक मास क्या होगा, तो तुम बोलोगी सर एटॉमिक मास विल बी इक्वल टू 16 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। या फिर 16U भी लिखते हैं उसको, मतलब ये एटॉमिक मास का यूनिट होता है, लेकिन मास नंबर का यूनिट नहीं होता। और भी बहुत अंतर है यार, बहुत अंतर है। ये तो छोटा सा एक लाइन बताएं हम, ऐसे जमीन आसमान का बहुत सारा अंतर है इसमें। पूरा चैप्टर है इसके ऊपर, फिजिक्स में पढ़ना है तुम लोग को 12th में। हाँ, इसमें फिजिक्स में पढ़ना है। फिजिक्स में एक चैप्टर है, फिजिक्स में एक चैप्टर है ये न्यूक्लियाई। तो न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई मतलब समझती हो? न्यूक्लियाई मतलब न्यूक्लियस। तो उसमें तुमको पूरा न्यूक्लियस के ही बारे पढ़ना है। एक चैप्टर ही है, चैप्टर नंबर 13 न्यूक्लियस, तो उसमें पूरा न्यूक्लियस के ही बारे पढ़ना है। तो ये सब टर्म क्लियर होना चाहिए ना। चलो समझ गए ना, इसका मतलब क्लियर है ना? तो ये जेड का मतलब क्या है? एटॉमिक नंबर। इसको हम लोग एटॉमिक नंबर को काउंट करते हैं ना भाई, एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर 2, 3, 4 ऐसे गिनते हैं ना। और तो एटॉमिक नंबर भी क्या है?
लेकिन ये जो मास होता है, मास वो क्वांटाइज्ड। देखो मास को हम लोग पॉइंट में भी लिखते हैं, पॉइंट समझती हो? पॉइंट का मतलब जैसे अगर हम क्लोरीन का पूछ रहे थे ना अभी, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, तो उसका मास नंबर 35.5, 35.5 होता है। 4 कहाँ होता है? धूर धक्कर। तो हो गया, ठीक है, ये समझ में आ गया भाई, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, छापो इसको जल्दी। हाँ, तो यहाँ पर एक लास्ट में हम लाइन लिख देते हैं, ये सब हटा करके एक लाइन लास्ट में लिख देते हैं कि चार्ज इज क्वांटाइज, ये तो पता है, चार्ज इज क्वांटाइज, ये तो पता है भाई। मास इज नॉट क्वांटाइज्ड, मास इज नॉट क्वांटाइज्ड। मास अभी तक क्वांटाइज नहीं है, अभी तक क्वांटाइज किया नहीं गया है मास को, क्वांटिफिकेशन नहीं किया गया है मास का। चलो बनाओ इसको, बैठी हुई है बेवकूफ जैसा क्वेश्चन लिख करके। इसमें लिखना ही क्या है, हो तो क्या है ये? आंसर बताओ जल्दी से भैया, पढ़ो क्वेश्चन। कैलकुलेट चार्ज, चार्ज निकालने बोला, मतलब तुम्हारा दिमाग में आया Q इज इक्वल्स टू कैरीड बाई इतना इलेक्ट्रॉन। तो ये तुमको क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां देखो रिया, ये तुमको क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो n वही तो होता है। देखो समझो, ये E का मतलब इलेक्ट्रॉन होता है क्या? ये E का मतलब इलेक्ट्रॉन होता है क्या? बताओ क्या होता है E का मतलब? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। शब्द में इंग्लिश का बहुत खतरनाक फर्क हो जाता है। ये E का मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि हमेशा कितना होता है? इतना ही होता है। और ये जो तुमको दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है? नंबर दिया हुआ है। इसलिए तुमको तभी से बता रहे हैं, ये n का मतलब नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज भी और n का मतलब नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज भी। तो नंबर ऑफ चार्जेस कितना दिया है? 12। अब देखो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का है ना। अब यहां से ये Q कितना आएगा? अब तो कुछ नहीं, अब तो कैलकुलेशन करना है बस। ये n का वैल्यू डाल दिए, E का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। अब इसको उससे उड़ा दो तो कितना हो जाएगा? हाँ, -11। पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 10। 19 में से 8, 11 हुआ, ठीक। फिर एक और पॉइंट भी हटाइए दो यहाँ से, तो ये 10 का पावर 2 हो जाएगा, यानी कि उसको हम लोग 10 इंटू 10 लिख सकते हैं। फिर उसको 2 का टेबल से कैंसिल करो तो इतना आएगा तुम्हारा 2 इंटू 10 टू द पावर -10, और चार्ज का यूनिट होगा कूलम। यही ना तुम्हारा? ऐसा ही ना कियो? नहीं समझ में आया क्या? ये कर दे कैलकुलेट। हाँ ये आंसर है, सही है, सही है। 20 इंटू 10 टू द पावर -11 आ रहा है ना, उसको मल्टीप्लाई करोगे तो फिर यही आएगा। भाई तुमको नहीं आया समझ में कैलकुलेशन? बहुत लोगों को कैलकुलेशन भी नहीं समझ में आता है, तो इसलिए अगर कैलकुलेशन नहीं आता है तो हमको बोला, हम कर देंगे। बहुत लोग कैलकुलेशन सर क्या किए बताइए, थोड़ा बताइए, देते हैं, हो जाएगा। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन एक और है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। एनसीईआरटी बुक में भी लिखा होगा ये, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। वो बकवास हम नहीं लिख रहे हैं। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन नॉट बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। वो तुमको पता है, पता है भाई, वो हम नहीं लिखने वाले। तो ये पहला पॉइंट वही है, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कैन नॉट बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। लिख लो अगर चाहो तो, जैसे हम बोल रहे हो उस हिसाब से। तो पहला वाला कर लेना। दूसरा वाला में क्या लिखोगी? दूसरा वाला में द नंबर ऑफ चार्जेस in an isolated system is always constant। चलो इसका जवाब कौन देगा? ये ऐसा क्यों लिखा है यहाँ पर सेकंड वाला? बोलो। हाँ, मतलब आइसोलेटेड सिस्टम तो बाहर भाई किसी से रोमांस नहीं करता है, हैं? किसी से कोई इंटरेक्शन नहीं दिखाता है,
तो सब मान लो कि डिस्ट्रीब्यूटेड ऐसे रहता है, जरूरी नहीं है कि एक ही जगह रहे, डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। हाँ, आइसोलेटेड मतलब कि ये जो इसका दिख रहा है ना दीवार, इस दीवार के कारण ये बाहर से किसी से इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा। तुम केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ी होगी आइसोलेटेड वॉल, आइसोलेटेड, लेकिन वो दूसरा था भाई। आइसोलेटेड का मतलब होता है अंदर बाहर हो सकता है, वो आइसोलेटेड नहीं हुआ। आइसोलेटेड का मतलब वो ये चार्ज बाहर वाले चार्ज से इंटरेक्शन नहीं करना चाहता है। अच्छा, यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है आइसोलेटेड सिस्टम, तो अभी हम शायद कुछ गलत बोल दिए। चार्ज कभी भी आइसोलेटेड नहीं होता है। चार्ज, देखो हम रिपीट कर रहे हैं, चार्ज कभी भी आइसोलेटेड नहीं होता है। ये जो सिस्टम है ना, इसका सिस्टम, वो आइसोलेट होता है। मतलब अकेला चार्ज को कभी तुम आइसोलेटेड नहीं बोल सकती हो। अच्छा, एक चार्ज के बारे में तुमको पढ़ना है, अभी हम बता, समझ गए ना ये क्या लिखा हुआ है। हाँ, अगर किसी से इंटरेक्ट नहीं करेगा, तो अगर यहाँ पर 1 2 3 4 4 लोग हैं तो ये 4 ही रहेगा हमेशा। बाहर वाला से इंटरेक्ट करता तब ना बाहर जाता, ये तो बाहर वाले से इंटरेक्ट ही नहीं करना चाह रहा है, तो यानी कि अगर 4 लोग हैं तो 4 ही में रहेगा क्या। तो अगर अंदर में मान लो इंटरेक्शंस करता भी है, अगर अंदर में इंटरेक्शंस होता भी है, तब तो ये लोग एक साथ ही रहेगा ना। अंदर में इंटरेक्शन रहने से कोई मतलब नहीं है। बाहर वाले से इंटरेक्शन हो तब तो उठ के बाहर चल जाएगा ना। देखो हम लोग क्या लिख रहे हैं, नंबर ऑफ चार्जेस इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। अब सिस्टम तो ये है ना, इससे कोई बाहर चल गया तब बोलेंगे कि अच्छा चार्ज 3 बचा। नहीं समझी, अभी 4 है ना, एक बाहर गया तो 3 बचेगा। तुमको आया भाई समझ में? हाँ हाँ, एक जरूरी बात बता दे रहे हैं, तुम लोग 2 टाइप का चार्ज के बारे में पढ़ी हो। एक पढ़ी हो पॉजिटिव चार्ज, और एक कौन सा पढ़ी हो, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज अपने वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ बनाता है? हाँ नहीं, अपने से अवे बनाता है या अपने से टूवर्ड्स? हाँ, अवे बनाता है, अपने से बाहर भगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड को। और नेगेटिव चार्ज अपने से टूवर्ड्स बनाएगा। लेकिन एक और ऐसा चार्ज है खतरनाक, जिसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट चार्ज। क्या नाम है? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज अब कहाँ से आया, वो कैसा होगा? तो टेस्ट चार्ज ऐसा चार्ज होता है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता ही नहीं है, और उसका सिंबल ये होता है, इसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट चार्ज। जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा ही नहीं, ना इससे अवे जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ना टूवर्ड्स कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहेगा इसका, इसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट चार्ज। अब चार्ज क्यों बोल रहे हैं भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बना रहा तो ये तुमको पढ़ना है आगे चल के। इसको हम लोग यूज़ करते हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए। जैसे मान लो हमको, अच्छा हमको ये पता कैसे चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहीं पर अवे होता होगा, कहीं पर टूवर्ड्स, ये पता कैसे चला? तो ये भाई बताया हमको इसकी हेल्प से। तो आगे भी ये पढ़ना है हम लोग को टेस्ट चार्ज के बारे में। तो समझ लो चार्ज 3 टाइप का हो गया, यानी कि एक पॉजिटिव, नेगेटिव और एक और टेस्ट चार्ज। लेकिन अगर तुमसे पूछा जाए नेचर चार्ज का, तो तुम बोलोगी सर पॉजिटिव नेगेटिव खत्म, थर्ड नहीं, ये न्यूट्रल। ऐसा तो हम बोले कहीं न्यूट्रल है, ये ऐसा नहीं है भाई, न्यूट्रल थोड़ी है ये। तो तब इसका नेचर कुछ क्या होगा तब? जैसे आदमी 2 टाइप का होता है, या तो बेईमान या तो अच्छा होगा। 2 ही टाइप का आदमी हो सकता है ना। और तीसरा टाइप का और क्या होगा? है, दोनों टाइप का तो नहीं होगा भाई, डुअल नेचर तो नहीं होगा ना आदमी में। नहीं, डुअल नेचर का मतलब ये हुआ कि जैसे डुअल नेचर कैसे हो सकता है आदमी में, कहीं पर अच्छा बनेगा कहीं पर खराब बनेगा, तो हुआ तो खराबी ना। एक बार भाई वो खराबी दिखा दिया मतलब खराब हो गया वो। चार्ज के साथ भी वैसा ही है, या तो चार्ज पॉजिटिव या तो नेगेटिव। बिहेवियर चार्ज अपना चेंज नहीं करता है कभी भी, लेकिन लाइट चेंज कर सकता है। लाइट अपना बिहेवियर अलग अलग दिखा सकता है। यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं बिहेवियर, हम लोग के लिए लाइट ठीक है, साफिया के लिए लाइट कष्ट है। खैर, चार्ज, इस चार्ज का नेचर समझती हो? ए बेशरम है, इसका नेचर समझती हो? नेचर का मतलब ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, वो उसके बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाता है मान गए, तो ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? तो इसका जवाब एनसीईआरटी लिखा है कि भाई ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव चार्ज होता है। टेस्ट चार्ज इज ऑल्सो पॉजिटिव, बट ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाता है। अभी से बता रहे हैं ताकि तुमको आगे जाके शॉकिंग नहीं हो उसके बारे। ठीक, लिख लो ये सब। कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ। अभी पहले कूलम यहाँ साइंटिस्ट का नाम है। कूलम पहले ये पता, जो भी लॉ दिया रहता है भाई उसके आगे जो नाम लिखा रहता है वो साइंटिस्ट का होता है। पता था आज तक? हाँ। अब देखो इसके ऊपर एक मीम भी है, ये वाला जो है ना कूलम्स लॉ, इसके ऊपर एक बहुत फेमस मीम भी है, हम पहले वो दिखाएंगे। देखो क्या है ना, मीम दिखाते हैं, बहुत फेमस है मीम। अरे हाँ, मेरे पास होगा फोटो। कहाँ चल गया? ये देखो, ग्रुप में हम नहीं भेजेंगे, तुम लोगों को दिखा दे रहे। देखो ये वाला, देखियो ये कहीं नहीं देखी हो कहीं? देखो इधर कूलम बैठा हुआ है और इस तरफ न्यूटन बैठा हुआ है। चलो हम समझा रहे क्या बात है यहाँ पर।
देखो इस तरफ, हाँ हाँ, इधर न्यूटन बैठा हुआ है और इस तरफ कूलम है। कूलम साइंटिस्ट का नाम है भाई। न्यूटन जो है वो 15th सेंचुरी का आदमी है। 15th सेंचुरी समझती हो ना? 15th सेंचुरी का आदमी है ये न्यूटन। और ये जो तुम लॉ पढ़ रही हो ना, कूलम्स लॉ, ये 17th सेंचुरी का है। मतलब तुम हिस्ट्री पढ़ रही हो बेसिकली। हिस्ट्री पढ़ रही हो भाई। बस ये है कि न्यूमेरिकल बनाती हो और कुछ नहीं। तो ये 15th सेंचुरी में न्यूटन अपना एक लॉ दिया जिसमें ये बताया कि अगर दो मास हो तो वो आपस में क्या करेगा? इंट्रैक्ट। इंट्रैक्ट समझती हो ना? इंट्रैक्ट मतलब एक दूसरे से अट्रैक्ट होगा। ये बात कौन बोला? न्यूटन। तो उसको सब बोला अच्छा ऐसा है, तब तो अगर हम यहाँ पर खड़े हैं तो मेरा भी किसी से इंट्रैक्शन होगा। हम यहाँ खड़े हैं, मान लो कि मेरे बगल में कोई है, कोई हो भी सकती है, तो मेरा उससे भी इंट्रैक्शन होने लगेगा है। हम उधर उधर जाने लगेंगे, वो इधर आने लगेगी। वैसा होना चाहिए ना? वैसा तो नहीं होता है। तो न्यूटन बोला नहीं 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 नहीं, एक मिनट पूरा सुनिए, पहले पूरा सुन लीजिए। हम जो बात बोल रहे हैं वो छोटा मास इसके लिए है। छोटा समझती हो? इंट्रैक्शन होगा, मास समझ रही हो ना? मास यानी कि जिसके पास वेट होगा। वेट नहीं, वेट गलत हो गया ना। जिसके पास मास होगा। मास छोटा चीज के लिए। छोटा समझती हो? छोटा कितना छोटा? उससे सब पूछा, ठीक है आप बोल रहे हैं कि आपका जो नियम है वो छोटा चीज के लिए, कितना छोटा? तो वो बोला जैसे कि इलेक्ट्रॉन, जैसे कि प्रोटॉन। तो ये लोग दोनों आपस में इंटरेक्शन करता है भाई। करता है इंटरेक्शन? हाँ करता तो है। तो ये बोला कि मान लीजिए दो मास है, एक मास है m1 और दूसरा मास है m2। तो ये जो m1 है ये m2 से इंटरैक्ट करेगा, लेकिन कब करेगा? जब ये दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस होगा। अगर इसके बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है, अगर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस नहीं है, तब इंटरेक्शन नहीं होगा। तो बोला अरे ये क्या बात कर रहे हैं? दो लोग अगर दूर में है तो अगर एकदम पूरा सट जाएगा, पास आ जाएगा, तब तो इंटरेक्शन बढ़ जाना चाहिए ना। तो ये बोला नहीं नहीं, उस फॉर्मूला पहले फॉर्मूला। तो फॉर्मूला ये लिखा G m1m2/r²। m1 m2 क्या है? इसका मास। और ये G क्या है? कौन, रुको तुम बताओ, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वैल्यू बताओ उसका। वेरी गुड। G का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ये होता है G का वैल्यू। दिस इज G। m1 m2 मास हुआ। तो इसको कोई सब अब समझ में आया तुमको ये क्यों बोल रहा है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस होना चाहिए? अगर मान लो ये लोग दोनों सट जाता है एक दूसरे से, तो R का वैल्यू कितना होगा? 0 हो जाएगा। तो R को 0 पुट करोगी तो 0 को इससे डिवाइड करोगी तो आंसर क्या आएगा? मारेंगे किसी चीज को, जब नीचे डिनोमिनेटर में 0 होता है तब आंसर इंफिनिटी आता है। समझी? तो अगर ये लोग सुनो भाई, एक मिनट सुन लो। अगर ये लोग पास आता है, एकदम पास आते ऐसे सट जाता है, मान लो यहाँ पर m1 और यहाँ पर m2 एकदम सट गया एक दूसरे से, तब ये लोग का जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब ये लोग का अट्रैक्शन इतना जोरदार होगा कि ये लोग दोनों एक दूसरे से नहीं रिपेल नहीं होगा, एक दूसरे से टकरा करके एक दूसरे को तबाह कर लेगा। तो इसीलिए एक दूसरे से इतना इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए कि ये R का वैल्यू क्या हो जाए? 0 नहीं होना चाहिए। R का कुछ ना कुछ वैल्यू होना चाहिए। अब सवाल ये है कि ये R का वैल्यू क्या होना चाहिए? तो ये R का वैल्यू ऐसा होना चाहिए, सुनो, ये R का वैल्यू ऐसा होना चाहिए कि जैसे मान लो यहाँ पर एक मास है, यहाँ पर एक मास है, तो ऐसा दिखना चाहिए। मतलब ये मास एकदम छोटू और ये इतना बड़ा R, तो मतलब R का वैल्यू कुछ बड़ा होना चाहिए, तब ना इंटरेक्शन रहेगा। अगर R अगर कम होते गया ना तो ये लोग का अट्रैक्शन बढ़ते जाएगा, बढ़ते कितना हो जाएगा? इन्फानाइट। लेकिन इन्फानाइट कब होगा? जब चिपक जाएगा तब। तो ये समझ में आया कूलम्स का लॉ? चलो ठीक है, अब समझ गए। अब सुनो, अब क्या है कि ऐसा बोला था क्या? नहीं हो सकता ना, नॉट पॉसिबल। तो यानी कि दोनों मासेस एक दूसरे से चिपकना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर चिपक गया तब तो इसका लॉ ही पूरा खत्म हो जाएगा। तो इसलिए चिपकना नहीं चाहिए। ठीक है, अब सुनो, अब यहां पर आया कूलम। अच्छा, ये लोग दोनों आपस में रिपेल करेगा क्या? रिपेल समझती हो? रिपेल कब होता है? रिपेल वर्ड से क्या समझ में आता है? सर इधर नेगेटिव आपस में आया, रिपेल हो गया, यही समझ में आता है ना? नेगेटिव रिपेल करता है? नहीं, मेरा ये सवाल है ना कि ये लोग अट्रैक्ट तो कर रहा है, ठीक, रिपेल कर सकता है? ये सवाल है मेरा। रिपेल नहीं कर सकता है? सर क्या बात कर रहे हैं, रिपेल क्यों नहीं करेगा? क्या रिपेल का मतलब समझती हो? है रिपेल का मतलब होता है इंटरेक्ट नहीं कर पाना, दूर भाग जाना, टकराना थोड़ी। क्या
इंटरेक्ट हो रहा है लेकिन डिस्टेंस है ना। नहीं नहीं, हम वो नहीं पूछ रहे, मेरा सवाल ये है कि ये दोनों मासेज आपस में ऐसे इंटरेक्ट करेगा, चिपकेगा? चिपकेगा तो चिपकने का तो सवाल नहीं बनता है, क्योंकि इसका लॉ वहां पर फेल कर जाएगा। तो अभी तो ये लोग देखो ऐसे एरो दिखाएं, मतलब ये लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहा है, तो हम ये पूछ रहे हैं ये लोग रिपेल हो सकता है एक दूसरे से? रिपेल का मतलब ये नहीं कि टकरा के दूर भाग गया, रिपेल होने का मतलब एक दूसरे से दूर भागना, ये मतलब होता है ना रिपेल होने का, है जैसे होता है हर जगह। ये M1 और ये M2, क्या ये दूर भागेगा? क्यों नहीं? उससे क्या मतलब थोड़ी है भाई, मास से क्या मतलब? अगर तुम, अच्छा सुनो सुनो, तुम क्या बोली कि सर मास बढ़ाएंगे, मास बढ़ाओगी तो ये F बढ़ जाएगा ना, क्योंकि मास और फोर्स क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये बढ़ेगा तो और अच्छा है ना, मास बढ़ेगा तो फायदा ही फायदा है क्या, लेकिन इतना नहीं बढ़ना चाहिए। समझ में आ गया ना ये बात? हाँ, तो मास बढ़ने से तो फायदा है भाई, थोड़ा ज़्यादा भी नहीं बढ़ना चाहिए, ज़्यादा बढ़ेगा तो फिर वो ह्यूमन बीइंग का मास हो जाएगा, तब कहानी खत्म हो जाएगा। इसका लॉ छोटा मासेस के लिए लगता है। क्यों लगता है उसका कारण है, बताएंगे बाद में किसी दिन, कारण क्यों छोटा मासेस के लिए लगता है। अच्छा, हम लोग में इंटरेक्शन नहीं है क्या? है तो फिर दिखता क्यों नहीं है? जैसे ये बैठी उसके साथ चिपक क्यों नहीं जा रही है, हैं? ये लोग तो खैर चिपकी हुई जबरदस्ती, लेकिन ऐसे वो लोग दोनों क्यों नहीं चिपक रही? नॉर्मल, अब नॉर्मल आदमी लोग का बात नहीं कर रहे, नॉर्मल आदमी लोग का बात कर रहे हैं, चिपक क्यों नहीं रही है? इंटरेक्शन तो है ये लोग में, क्योंकि इंटरेक्शन बहुत कम है, इतना कम है, इतना कम है, इतना कम है कि अट्रैक्ट नहीं हो रही है। तो ये सब किसका बात था और किसके बारे था? मास के बारे। अब आया कौन? अच्छा, अभी हम तो उसका जवाब ही नहीं दिए कि ये लोग दूर भागेगा नहीं, तो ये चीज गलत है, रॉन्ग। ये लोग दूर नहीं भागेगा एक दूसरे से। रीजन, रिपेल कभी नहीं होगा। सर ऐसा क्यों? क्योंकि जो मास होता है ना, मास जो होता है वो कभी ये नहीं होता है, नेगेटिव नहीं होता है। मास नेगेटिव होता है क्या? -50 kg नहीं होता है ना, मास हमेशा पॉजिटिव होता है। और मास में वो नेचर ही नहीं होता है, क्या चीज का? रिपल्शन का। दूर भागने वाला नेचर होता ही नहीं है। चार्ज में क्यों होता है? क्योंकि चार्ज इज पॉजिटिव एज वेल एज, समझ में आ रहा है भाई मेरा बात? तो ये एक बहुत बड़ा अंतर हुआ मास और चार्ज में, कि मास कैन बी नेगेटिव, सॉरी मास कैन बी, मास इज ऑलवेज पॉजिटिव बट चार्ज कैन बी नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव। चार्ज दोनों हो सकता है, तो ये एक बड़ा डिफरेंस हुआ। और भी बहुत सारा डिफरेंस तुम लोग को बता दिए मास और चार्ज में। एक और बात है जोरदार मास और चार्ज के बारे में, जैसे मान लो कि अगर हम कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं, उसको फेंकते हैं ऐसे धुन करके दूर एकदम, तो उसका अगर मास 50 kg है, तो मान लो जिससे जाकर वो टकरा रहा है, तो उसको ऐसा लगेगा कि उसका मास कितना था, कम से कम डबल लगेगा, 100 kg। मतलब किसी चीज़ को अगर स्पीड से फेंकोगी तो उसका इफेक्ट बढ़ जाएगा ना। जैसे एक बॉल है, बॉल को कस के फेंकती हो तो उसका इफेक्ट बढ़ जाएगा। लेकिन चार्ज के साथ ऐसा नहीं होगा। चार्ज चाहे तेज चले चाहे धीरे चले, उसका मास बदलता है। मतलब चार्ज को मास इससे कोई मतलब नहीं, स्पीड जानने से कोई मतलब नहीं है। मतलब चार्ज स्पीड पे डिपेंड, जैसे कोई बॉडी बहुत तेज चल रहा है तो उस पर चार्ज बढ़ जाएगा क्या? नहीं होगा ना। लेकिन अगर कोई बॉडी को बहुत तेजी से फेंकेंगे तो उसका मास बढ़ जाएगा। अगर 50 kg है तो 60 kg का लगने लगेगा। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? ये वाला तो समझ में आएगा ना। अब सुनो कूलम क्या बोला। कूलम बोला कि ये दो चार्ज है, मान लीजिए Q1 Q2, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है R। तो यहाँ पर फोर्स क्या आ जाएगा कूलम के हिसाब से? K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अरे पूरा चोरी है, तो पूरा चोरी है ये तो, नहीं एकदम पूरा छाप दिया उसी को। इसीलिए ऐसा मीम बना है कि न्यूटन लिख रहा था, लॉ बना दिया, उसके बाद फिर वो कूलम छाप लिया और उसके बाद ऐसे दिख रहा है ऊपर। हाँ वैसे ही है ना, ऐसे ऊपर दिख रहा है वैसे ही होता है ना, जैसे साफिया की कुछ नहीं बोलेंगे, छोड़ो नहीं बोलेंगे ये इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक समझती हो? इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब, इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब रुका हुआ होता है। लेकिन ये दोनों चार्जेस मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव है, नेचर अपोजिट है चार्जेस का। अच्छा दोनों पॉजिटिव रहेगा तब नहीं होगा क्या? दोनों हो सकता है। यहाँ पर लिखते हैं Q1 Q2 पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और नेगेटिव नेगेटिव भी हो सकता है, और पॉजिटिव पॉजिटिव भी हो सकता है। लेकिन मास के केस में क्या है? मास के केस में बताओ क्या होगा? पॉजिटिव होगा। यानी ये M1 M2 एंड M2 हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। हाँ बोलो। अरे भैया छोटा मासेस के लिए इसका लॉ वैलिड है ना। बहुत छोटा मासेस है, बहुत छोटा मासेस, एकदम पॉइंट मास। अट्रैक्शन होता है अट्रैक्शन। कितना होता है? बहुत कम अट्रैक्शन होता है। वो है आगे जी, पढ़ना था वो तुम लोगों को 11th में,
ये 11th का है कि सर ये दोनों अगर सेम चार्ज रहेगा, दोनों पॉजिटिव रहेगा, तो अट्रैक्ट कैसे हो जा रहा है, ये 11th में पढ़ना था, उसके पीछे बहुत लंबा एक्सप्लेनेशन है, तो इसलिए उसको नहीं बता रहे हम ये, इसलिए फॉर्मूला। अच्छा तुम्हारा ये बुक में कंपैरिजन भी किया हुआ है कि इसको इससे कंपेयर कीजिए, इसलिए पढ़ाया जा रहा है, ठीक। अच्छा क्या कंपैरिजन हुआ, यहाँ पर देखो जो कूलम था, ऐसा तो लग रहा है कि उस थोड़ा अलग करने के लिए यहाँ पर के लिख दिया, हाँ यहाँ जी लिखा हो तो वो क्या लिख दिया, के। और अच्छा ये इसका हम लोग ना एफ जी बोलते हैं, एफ जी का मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, और इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहाँ पर मासेस होता है, यहाँ पर चार्जेस होता है। अच्छा जोरदार बात एक और, यहाँ जो चार्ज रहेगा ना, ये चार्ज भी क्या होना चाहिए, बहुत छोटा। अच्छा तुम बोलोगी सर अभी आप बताए थे कि ये मासेस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हो सकता है, अभी थोड़ी देर पहले बताए थे ना कि ये मास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हो सकता है, लेकिन मेरा मतलब सुनो, मेरा मतलब ये था ना कि ये जो मासेस होगा वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के जैसा होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो चार्ज होता है। बात समझ में आया मेरे क्या बोल रहे हैं, ये मासेस जो होगा वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के जैसा होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का मास कम होता है कि ज्यादा होता है, बहुत, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का मास कम होता है या बहुत ज्यादा होता है, कम होता है, तो वही सोच करके हम बोल रहे हैं कि मासेस ये कम होना चाहिए। अच्छा यहां पर किसका मास होगा भाई, यहां पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ले सकते हैं हम, इस वाले में ले सकते हैं, क्योंकि यहां तो चार्ज का बात किया जा रहा है, ठीक। नहीं उसके जैसा पार्टिकल, उसके जैसा कम मास वाला पार्टिकल, जैसे तुम्हारा न्यूट्रॉन हो गया, न्यूट्रॉन चार्जलेस होता है, तो न्यूट्रॉन तुम यहां से निकाल सकती हो न्यूट्रॉन का, और न्यूट्रॉन चार्जलेस होता है। क्या, नहीं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो चार्जेस हो गया ना, मास होता है, मास होता है, लेकिन फिर उसका भी कोई रोल लेना है यहाँ पर। क्या बोल रही हो, बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम, हाँ। अच्छा एक और बात है यहाँ पर, सुनो, तुम यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन का मास, सुनो भाई, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मास लिखती हो और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन का मास लिखती हो, लिख दिया इलेक्ट्रॉन का मास, तो मासेस लिखोगी तो काम चल जाएगा, और यहाँ पर चार्ज लिखोगी ना, चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, नहीं मालूम, अभी बताई दी थी थोड़ी देर पहले, हाँ 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम। और प्रोटॉन का चार्ज वो भी उतना ही होता है, सेम, दोनों का सेम होता है। तो यहाँ भैया चार्ज रखोगी ना, और यहाँ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का मास रखोगी, अंतर नहीं है, समझ में आया कि नहीं समझ में, बताओ। यहाँ पर तुम मासेस रखोगी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का, और यहाँ चार्जेस रखोगी, अंतर नहीं है, बताओ। तुमको नहीं समझ में आ रहा भाई, देखो हम यहाँ पर ये बोल रहे हैं ना कि जैसे मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, मास ऑफ प्रोटॉन होता है वन, नहीं अच्छा नहीं सही बोल रही हो, 1.67 होता है ना, इंटू 10 टू द पावर -27 kg, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो यहां पर वही बोल रहे हैं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर मास ऑफ प्रोटॉन रखोगे यहां पर, तो मास तो केजी में होता है ना, और यहां पर तुम क्या रखने वाली हो, चार्ज, और चार्ज किस में होता है, कूलम में, तो ये वाला और ये वाला अलग अलग बात हुआ कि नहीं, बताओ। वही हम बोल रहे हैं, समझिए, अब तुम्हारा डाउट क्लियर हुआ, यहां पर तुम चार्ज नहीं मास रख रही हो, ठीक, और मास तो हमेशा पॉजिटिव होता है, देखो इसलिए पॉजिटिव, लेकिन जब ये चार्ज लिखोगे Q1, तो मान लो तुम Q1 लिख रही हो -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, तो Q2 लिख लो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। चलो अब तुम बताओ जरा कि ये दोनों सेम नेचर का या अपोजिट, ये दोनों सेम नेचर का या अपोजिट, हाँ बताओ। अपोजिट नेचर, एक नेगेटिव है, क्या है पॉजिटिव, ये पक्का क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, और ये वाला होगा प्रोटॉन। तो कूलम्स लॉ और इसमें अंतर समझ में आ गया होगा हमको लगता है। अब इसके बारे में थोड़ा फॉर्मूला और ये सबको डिस्कस करते हैं, और इसका डेफिनेशन, व्हाट इज कूलम्स लॉ, ऐसा भी तुम लोग का क्वेश्चन आता है। हाँ के कांस्टेंट है, उसके बारे में बात करना है। ये जैसे ये जो जी है इसका वैल्यू लिख दिया यहाँ पर, तो ये के का वैल्यू भी, तो अब कूलम थोड़ा दिमाग लगाएगा ना, सेम वैल्यू तो लिखेगा नहीं, हाँ तो अलग है। के का वैल्यू होता है, चलो यहाँ लिखते नीचे में, इधर लिखते हैं, के होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, मतलब के का वैल्यू ज़्यादा होता है। देखो ये जी का वैल्यू बहुत कम है -11, लेकिन इसका वैल्यू देखो ज़्यादा है के का, अंतर तो बहुत है, सेम तो नहीं है ना, के का वैल्यू देख रही हो, अलग बहुत अंतर। एसआई यूनिट भी अलग अलग होता है, इसका यूनिट आता है, हाँ वेरी गुड न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर।
अब ये के बारे पढ़ना है, ये के ऊपर पूरा टॉपिक ही है तुम्हारा बुक में, ये वाला के बारे, उसके बारे पढ़ना है अभी के बारे, और इस पर क्वेश्चन बहुत देता है। देखो आगे कूलम्स लॉ में आगे यहाँ पर इसका थोड़ा डिफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग। इफ टू चार्जेस आर stationary, if two charges are stationary and stationary मतलब रुका हुआ, at rest। देखो एक बात बहुत जरूरी है, कूलम्स लॉ उसी चार्ज पे लगेगा जो रुका हुआ हो। अगर चार्ज मूव कर रहा है तो कूलम्स लॉ का बात ही नहीं होगा। सर ऐसा क्यों, मूव करने से क्या दिक्कत है? जैसे देखो इधर पॉजिटिव चार्ज है, इधर नेगेटिव चार्ज है, तो इसके बीच का डिस्टेंस ये हुआ, भाई कुछ दिख रहा है, मान लो ये मूव करने लगा, हाँ तो डिस्टेंस तो चेंज कर रहा है ना, तो डिस्टेंस चेंज कर रहा है तो तुम लगाओगे कैसे वहां पर कूलम्स लॉ? समझ रही हो क्या बोल रहे हैं? तो दोनों चार्जेस का लोकेशन फिक्स होना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं भाई? हाँ, तो वही स्टेशनरी वहां लिखा हुआ है। इफ टू चार्जेस आर स्टेशनरी एंड ऑफ सेम नेचर और अपोजिट नेचर। अगर दोनों पॉजिटिव है तब भी लगाओगी, दोनों नेगेटिव है तब भी लगाओगी, और दोनों नेगेटिव एक पॉजिटिव तब भी लगाओगी। क्लियर है ना? हाँ, ऑफ अपोजिट नेचर, वही बात लिखा हुआ है। देन अब थोड़ा मैथमेटिकली लिखेंगे हम लोग इसको। मैथमेटिकली मतलब जो फोर्स होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट के। मैग्नीट्यूड समझती हो? नहीं, क्या होता है मैग्नीट्यूड का मतलब? जैसे हम बोले 5 न्यूटन फोर्स इन डायरेक्शन नॉर्थ, तो उसमें मैग्नीट्यूड क्या है? 5 है ना उसमें मैग्नीट्यूड। 5 न्यूटन फोर्स 5 न्यूटन फोर्स अलोंग नॉर्थ, तो उसमें मैग्नीट्यूड क्या हो गया? 5। वो 5 जो नंबर है ना, नंबर, उसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। तो ये जो फोर्स है वो उन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर चार्ज बढ़ते जाएगा तो ये फोर्स भी बढ़ते जाएगा। समझ रही हो ना? हाँ। और एक और चीज़ कि जो फोर्स होता है, इसको इक्वेशन 1 ले रहे हैं, ये जो फोर्स है वो इन दोनों के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डिस्टेंस, दोनों चार्ज का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डिस्टेंस का देख रही हो स्क्वायर, इसको कैपिटल ऐसे लिख लो यार, अजीब दिखता है। हाँ, और एक और बात कि दोनों को इक्वेट कर दो अब, तो इक्वेट करोगी तो क्या मिलेगा? Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। फिर ये प्रोपोर्शनलिटी हटाओ तो यहाँ पर एक कांस्टेंट क्या दोगी तुम? K। प्रोपोर्शनलिटी हटा के यहाँ पर एक कांस्टेंट K, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? Q1 Q2 और नीचे में क्या? आर स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। समझ में आया भाई? तो ऐसे एग्जाम में लिख के आना, और फिर इसके बारे लिखना। चलो अब इसके बारे लिखो। अच्छा, ये कौन सा फोर्स है, नाम बताओ, इस फोर्स का नाम बताओ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल बोल रही, देखो बेशरम। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज छी डायरेक्टली proportional to what? मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, है ना? चार्जेस, हाँ नहीं, मैग्नीट्यूड, हाँ चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन यहां पर नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज भी तो हो सकता है। तो यहां पर तुम अगर कोई चार्ज, सुनो ध्यान से मेरी बात, अगर ये चार्ज -5 कूलम है और ये वाला चार्ज 5 कूलम है, तो तुम यहां पर -5 और 5 लिखोगी? नहीं, तुम सिर्फ वो नंबर लिखोगी। मतलब मान लो तुमको Q1 चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है -5 कूलम और Q2 चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है +5 कूलम, तो इन दोनों चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन होगा कि रिपल्शन? साथ में बोलो, अट्रैक्शन होगा। लेकिन तुम यहां पर जो फॉर्मूला है उसमें ये Q1 Q2 में क्या पुट करोगी? तो 5 5 पुट करोगी। ये माइनस प्लस नहीं पुट करना है। आया मेरी बात समझ में कि नहीं आया? क्योंकि वो माइनस प्लस तो चार्ज का नेचर बता रहा है ना, तो नेचर थोड़ी पुट करोगी वहां पर। इसे तो बस तुम ये बल निकालोगी ना, बल समझती हो? मतलब कितना तेजी से वो लोग एक दूसरे से प्यार कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है, वो निकालोगी ना। उससे माइनस प्लस से क्या मतलब? ये माइनस प्लस तो ये बता रहा है कि दोनों फोर्सेस क्या है? अट्रैक्टिव।
नहीं समझ में आया भाई? तो यहां पर इसलिए लिख रहे हैं कि इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, नेचर नहीं। क्लियर है? इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द चार्जेस, या फिर कोई एक चार्ज, बोथ द चार्जेस ना, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड को देखते हुए ना रिजल्टेंट डिसाइड होगा। साफिया कुछ खा ली थी? आगे ये वाला हो गया। अब इसके बारे में हम लोग को लिखना है, सेकंड वाले के बारे। सेकंड वाले के बारे क्या लिखोगी कि द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, हाँ, वो इनवर्सली समझती हो ना भाई, मतलब जो नीचे रहता है उसको बोलते हैं। तो उसके बारे में लिख लो, दी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, तुम लोग जो एग्जाम है उसमें थ्योरी बहुत पूछता है, बहुत थ्योरी आता है, थ्योरी बहुत, नहीं कॉलेज नहीं यार, जो जैक का एग्जाम होता है उसके बारे में बोल रहे हैं। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दी चार्जेस। ठीक है? फिर यहां से प्रोपोर्शनलिटी हटाते, कांस्टेंट आता, ठीक है समझ गए वो सब, हटा देना, इसको लिख लो जल्दी, फोर्स का यूनिट और ये सब के बारे में बात। चलो आगे देखो, आगे हम लोग को एसआई यूनिट निकालना है फोर्स का। तो फोर्स का ऐसे फॉर्मूला हम लोग क्या निकाले हैं, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसका एसआई यूनिट क्या होगा? कुछ नहीं, न्यूटन। जो पढ़ रहे वही होगा, जरूरी थोड़ी इसके हिसाब से लिखना है, न्यूटन ही लिख के चलोगी। अब ये के बारे में थोड़ा बताते हैं हम। के है, इसको इसका वैल्यू हम लोग क्या लिखे थे, 9 इंटू, तो ये कहाँ से आया, ये आया यहाँ से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो के होता है किसके बराबर होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पाई का मतलब 3.14, जानती हो ना, एप्सिलॉन नॉट ये क्या है, 3.14 या 14, हाँ 14 बोलना चाहिए, हाँ। एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एप्सिलॉन, ये सिंबल को ही बोलते हैं। हाँ, प्रोनाउंसिएशन से कोई दिक्कत नहीं, प्रोनाउंस कुछ भी करो, प्रोनाउंस कुछ भी करो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब ये एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, ये वैल्यू होता है इसका। अब इसका एसआई यूनिट बहुत पूछता है एग्जाम में। अच्छा, इसको बोलते क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। सर फ्री स्पेस क्या होता है? फ्री स्पेस का मतलब एयर, फ्री स्पेस का मतलब एयर। तुम्हारा जो सिलेबस है उसमें एयर और वैक्यूम समझती हो? वैक्यूम का मतलब जहां पर मॉलिक्यूल्स नहीं हो, वैक्यूम जैसे स्पेस में मॉलिक्यूल्स एक भी नहीं है तो उसको हम लोग वैक्यूम बोलते हैं। और ये जो हमको दिख रहा है क्या है, एयर है। तुम्हारा सिलेबस में एयर और वैक्यूम सेम लिया गया है, ये जो पढ़ाई कर रहे हो उसमें, क्यों उसका कारण थोड़ा देर में पता चलेगा, ठीक। तो इसको हम लोग फ्री स्पेस बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे, एयर, एक ही बात है दोनों, या फिर वैक्यूम भी बोल सकते हैं। अच्छा, ये नॉट क्यों लगाते हैं यहां पर? नॉट का मतलब क्या है, एयर। अच्छा, ये ना एक्चुअली हम ऐसे एप्सिलॉन लिखते हैं ना, तो यहां पर ये नॉट लगाने का मतलब है, तुम किसका बात कर रही हो, एयर का। यहां पर कोई और मीडियम भी हो सकता है, जरूरी नहीं है हमेशा एयर रहे। हो सकता है क्वेश्चन में तुमको दे दे एप्सिलॉन ऑफ वाटर, एप्सिलॉन ऑफ ग्लास, किसी का भी एप्सिलॉन दे सकता है। लेकिन ये जो तुम पढ़ रही हो, ये फॉर्मूला जो कौन दिया है, कूलम अंकल, ये जो फॉर्मूला दिया कूलम अंकल, उसमें जो ये एप्सिलॉन है उसका मतलब एप्सिलॉन नॉट ही लेना है यहाँ पर। बात समझ में आ रहा है भाई क्या बोल रहे हैं? ये एप्सिलॉन कुछ भी हो सकता है, लेकिन तुमको यही वाला एप्सिलॉन लेके चलना है, एयर वाला। क्यों? क्योंकि जो कूलम अंकल था वो बोला अगर दो चार्जेस हम लें, और वो दो चार्जेस कहाँ हो साहब, वाटर में, स्पेस में, एयर में, कहाँ हो? तो वो बोला सर एयर में, वाटर में नहीं। तो वाटर में डालने से क्या दिक्कत है? तो वाटर में डालने से ये जो फोर्स है ना वो घट जाएगा,
वाटर में जो अगर दोनों चार्जेस को तुम पानी में डुबा दी तो ये दोनों चार्जेस का प्यार कम हो जाएगा, और वही अगर दोनों चार्जेस को एयर में रखोगी तो प्यार बढ़ जाएगा। तो वो चाहता था कि दोनों चार्जेस के बीच का प्यार यानी कि इंट्रैक्शन बढ़ जाए, इसलिए वो एक्सपेरिमेंट कहाँ किया, यानी कि ये फॉर्मूला किसके लिए दिया, एयर के लिए दिया, और यहाँ पर क्या लेके चला है वो एप्सिलॉन नॉट। ठीक, कम हो जाएगा, वही तो समझना है ना, क्योंकि जो पानी होता है ना उसका ये एप्सिलॉन का वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है। छोड़ो, अभी उस न्यूमेरिकल जब करवाएंगे ना तब वो बताएंगे कि इसको पानी में क्यों नहीं लेते इसको हम लोग। ठीक, अच्छा, ये एप्सिलॉन का वैल्यू तुम डाल दोगे यहाँ पर, चलो यहाँ पर लिख देते साला हम, पाई का वैल्यू 3.14, एप्सिलॉन का वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो इतना मेहनत किए, खून पसीना बहाए तब ये आया। ठीक है, अब इतना मेहनत तुमको नहीं करना, तुमको याद रखना है, ये के का वैल्यू याद रखना है, क्वेश्चन में नहीं दिया रहता है, बता दे रहे पहले ही, क्वेश्चन में तुमको याद रखना पड़ेगा। अब इसका एसआई यूनिट कैसे आया, अभी एसआई यूनिट ये बोल रही थी ना कुछ कुछ, तो कैसे आया अभी हम बता रहे हैं। ये फोर्स का यूनिट क्या होता है, और के का यूनिट हमको निकालना है ना, इसका यूनिट निकालना है, तो इसको ऐसे ही रहने दो। चार्ज का यूनिट कूलम, ये वाला चार्ज का यूनिट कूलम, और डिस्टेंस किस में होगा, मीटर स्क्वायर क्यों लगाएं, क्योंकि 2 बार डिस्टेंस ना, तो मीटर स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से के निकालोगी तो कितना हो जाएगा, मीटर स्क्वायर को इधर भेज दो, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये कूलम, कूलम कहाँ आ जाएगा नीचे, कूलम स्क्वायर। तो के का यूनिट क्या आया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। भाई समझ में आया तुमको, हाँ, तो ये ऐसा यूनिट हुआ के का। के को हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं और कुछ नहीं है, के परमिटिविटी कांस्टेंट बोलते हैं के को, सोने आई है वो। अच्छा, इसका यूनिट क्या होगा, क्या बोल रही हो, परमिटिविटी, परमिटिविटी ऐसे नाम दिए उसको, इसको बस ऐसे नाम दिया परमिटिविटी, परमिट करना, मतलब चार्ज में इंटरेक्शन हो रहा है ना, इसलिए इसको परमिटिविटी नाम दे दिया। परमिटिविटी आप कहाँ परमिट किए हैं, चार्ज, ये दो चार्ज के बीच में जो प्यार हो रहा है उसको कहाँ परमिट किए, कहाँ पर अलाउ किए उन लोगों को प्यार करने के लिए, तो एयर में। कहाँ आप अलाउ किए प्यार, चार्ज को प्यार करने के लिए, तो वाटर में, इसलिए इसको बोल दिया परमिटिविटी। ये बस बोलने का मतलब है शब्द का। ठीक, तो शब्द पे मत जाओ, जज्बात पे जाओ क्या। अब देखो यहाँ से अब यहाँ से ये के का यूनिट ये निकल गया। अब कभी एप्सिलॉन का यूनिट क्या आएगा बताओ, अगर थोड़ा दिमाग होगा, थोड़ा मैथ्स होगा तो हो जाएगा। क्या होगा बताओ, अरे इसका उल्टा भाई, ये बोल रही सर ये आदमी क्या क्या बता रहा है देखो ये के का यूनिट क्या आया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। के कहाँ पर था, ऊपर में, तो इसका यूनिट ये आया। और ये एप्सिलॉन कहाँ होता है, नीचे में। क्या ऊपर नीचे बता रहे हैं, ये एफ इक्वल टू, हम लोग के का वैल्यू कितना है भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन। ए सुनो, ए बेसर हम लोग, अगर किताब में ऐसे लिखा रहा है फॉर्मूला तो घबराना नहीं है, वही बात है ना, बस के को रिप्लेस कर दिया है, और ऐसा ही मिलेगा तुमको लिखा हुआ बहुत सारा बुक में इस टाइप से। इतना भारी कौन लिखेगा, इसलिए हम डायरेक्ट इसकी जगह के लेके चल रहे हैं। तो के कहाँ पर रहता है, न्यूमरेटर में, और एप्सिलॉन कहाँ रहता है। तो के का जो यूनिट है, एप्सिलॉन नॉट का यूनिट जस्ट उसका उल्टा होगा, क्योंकि एप्सिलॉन नीचे में और के ऊपर में। तो एप्सिलॉन का यूनिट क्या लिखोगी, चलो हम यहाँ लिख देते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखना भाई ध्यान से, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो यहाँ इसका क्या लिखोगी, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। आया समझ में, आया समझ में, नहीं आया, चलो छापो। पूरा एकदम योगा हो जा रहा है नहीं पूरा, सॉरी ये खतरनाक ही है।